हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम इंडियन पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स कर रहे हैं। तो फंडामेंटल राइट्स हमने 24 तक हम कर चुके हैं। आज ये हमारी चौथी क्लास है फंडामेंटल राइट्स की। तो आज हम करेंगे आर्टिकल 25 से 28 तक। आर्टिकल 25 से 28 जो है वो हमारे हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, की धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये है हमारा आर्टिकल 25 से 28 में। तो इनको हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 25 की बात करें। आर्टिकल 25 हमारा कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस इन फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन, कि आपको किसी भी धर्म को अंतःकरण करने की, कि आप किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। फ्री प्रोफेशन, उसको अबाध रूप से मानने की, धर्म की प्रैक्टिस आचरण करने की, और प्रोपगेशन, धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? अंतःकरण की, धर्म को अबाध रूप से मानने की, कि आप पे कोई बाध्यता नहीं है मानने के लिए, अबाध रूप से मानने की, धर्म का आचरण करने की, आप अपना धर्म जो है उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की आपको स्वतंत्रता है। इसमें है कि आपको जो धर्म अच्छा लगता है, हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, किसी भी धर्म को आप अंतःकरण करना यानी कि उसको अपनाना, उसको आप अंतःकरण कर सकते हैं। अबाध रूप से मानने की, उसको आप अपनी इच्छा से उस धर्म को फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद आचरण करने की, कि उस धर्म की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पूजा पाठ करना है, जो भी उसके रिचुअल्स हैं वो आप कर सकते हैं। और तीसरा है प्रचार प्रसार करने की, कि आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, उसकी आपको आजादी है आर्टिकल 25 के तहत। अब इसमें अब की पॉइंट्स हम देख लें कि राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन, कि आप किसी भी धर्म का आचरण कर सकते हैं, किसी भी रिलीजन की आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। दूसरा है कि रेस्ट्रिक्शन फॉर पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। आर्टिकल 25 क्या कहता है? एक तो ये हो गया राइट टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। अब इस पे कुछ लिमिटेशंस हैं। तो लिमिटेशन क्या है? पब्लिक ऑर्डर, की लोक व्यवस्था डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। मोरालिटी, उसमें नैतिकता होनी चाहिए आपके धर्म मानने में। और स्वास्थ्य, हेल्थ पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लोक व्यवस्था भंग नहीं होनी चाहिए, कि कोई भी आप जागरण कर रहे हैं, कुछ भी आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, लाउड स्पीकर चला के आप पूजा अर्चना करें, तो वो आप उससे दूसरे लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो ऐसा करना सही नहीं है। तो ये लोक व्यवस्था को भंग करता है, ये नैतिक भी नहीं है। स्वास्थ्य से रिलेटेड हमारी, जैसे जैन धर्म में एक संथारा प्रथा है, जैन धर्म में संथारा प्रथा है, तो उसको भी इसी की लिमिटेशन के तहत जो है संथारा प्रथा को बंद किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 25। नेक्स्ट हम बात करें आर्टिकल 26। तो आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, कि धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, कि रिलीजियस जितने भी अफेयर हैं उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि राइट ऑफ ऑल रिलीजन्स टू एस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, कि आप धार्मिक उद्देश्य के साथ कोई भी संस्था या ट्रस्ट, किसी भी संस्था या ट्रस्ट की आप स्थापना कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं।
आर्टिकल 26 में आपको वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट स्टेब्लिश करने की और उनको मेंटेन करने की और उनको मैनेज करने की आपको फ्रीडम दी गई है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है राइट टू मैनेज देयर ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, कि रिलीजन के मामले में आप रिलीजन से रिलेटेड आपके जो भी मामले हैं वो आप अपने तरीके से मैनेज कर सकते हैं, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इसमें भी रेस्ट्रिक्शन है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो आर्टिकल 25 तो था इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे, कि आप अपने व्यक्तिगत स्तर पर किसी भी आप रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आर्टिकल 26 क्या कहता है, ये है कि रिलीजियस अफेयर से रिलेटेड उनको आपको मैनेज करने की फ्रीडम है। आर्टिकल 26 में है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन और ट्रस्ट की धार्मिक उद्देश्य के साथ आप कोई भी संस्था या ट्रस्ट की स्थापना कर सकते हैं और उसका संचालन कर सकते हैं, और धर्म से रिलेटेड जो भी मामले हैं उनको आप मैनेज कर सकते हैं, उनका आपको अधिकार है। तो आर्टिकल 25 और 26 समझ में आ गए। दोनों की लिमिटेशन सेम है, लोक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य। तो आर्टिकल 26 पे चलें तो आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 26 बताता है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। आर्टिकल 26 ये कहता है कि राज्य जो है स्टेट शेल नॉट इम्पोज एनी रिलीजियस टैक्स, राज्य कोई भी धार्मिक कर नहीं लगाएगा, कोई भी धार्मिक कर जो है वो राज्य नहीं लगा सकता, धार्मिक कर नहीं लगाएगा। जैसे कि पुराने टाइम में अपन मेडिवल में देखें तो जजिया कर लेते थे, जो कि हिंदुओं पे लगता था एक तरह से। तो ये क्या हो गया कि धर्म पे कर लग रहा है, जो हिंदू हैं उन पे जजिया कर लगा रहे थे। तो ऐसा कोई भी कर जो है वो राज्य सरकार या जो अपनी केंद्र सरकार है वो ऐसा कोई टैक्स नहीं लगाएगी, कोई टैक्स इम्पोज नहीं कर सकती है। आर्टिकल 28 की बात करें, आर्टिकल 28 है फ्रीडम फ्रॉम रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कि शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक धार्मिक निर्देशों या धार्मिक शिक्षा पे आजादी दी गई है। ये बताता है आर्टिकल 28 कि एक तो अपने जो भी गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो कि राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं, उनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उनको फंड करती है, तो उनमें किसी भी तरह की कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, कि कोई भी रिलीजियस एजुकेशन है वो उसमें नहीं दी जाएगी। दूसरा है कि ऐसे संस्थान, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन भी हैं जो कि राज्य द्वारा एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका किया जा रहा है स्टेट द्वारा, लेकिन उनकी स्थापना ही धार्मिक उद्देश्यों के साथ हुई है, तो उनमें धार्मिक शिक्षा प्रदान कर सकते हैं। और जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, अगर उनमें प्राइवेट स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, लेकिन उसमें आप फोर्स नहीं कर सकते, उसमें बाध्य नहीं किया जा सकता कि जो स्टूडेंट हैं वो उसको अटेंड करें। और अगर यदि छोटे बच्चे हैं तो उनके पेरेंट्स से परमिशन लेना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, इंश्योर सेक्युलर एजुकेशन इन स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन, की जो राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान है, वित्त पोषित संस्थान है, उनमें पंथ निरपेक्ष शिक्षा होगी, कि धर्म से रिलेटेड कोई वहां पे कि इंडिविजुअल एक ही धर्म को प्रमोट करके कोई शिक्षा दी जाए, तो ऐसी शिक्षा जो है वो एक तरह से हम कहते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल्स में ऐसी नहीं दी जाएगी। अलाउज ऑल रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस इन प्राइवेटली फंडेड इंस्टीट्यूशन, की जो निजी संस्थान है, निजी संस्थान है उनमें धार्मिक शिक्षा तो दी जा सकती है, लेकिन उसमें क्या है कि आपको फोर्स नहीं, उसको आपको बाध्य नहीं किया जा सकता है उसके लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा आर्टिकल 28। तो आर्टिकल 25 से 28 तक की हम बात करें, आर्टिकल 25 से 28 तक हमारे
रिलीजन से रिलेटेड आर्टिकल हो गए। अब ये आर्टिकल जो है ये क्या करते हैं, हमारे इस राज्य में जो है ये पंथ निरपेक्षता को बढ़ावा देते हैं, सेक्युलरिज्म को अपहोल्ड करके रखते हैं। आर्टिकल 25 से 28 की हम बात करें तो इनको हम बहुत बेसिक में समझे तो ये क्या करते हैं, अपहोल्ड द सेक्युलरिज्म इन इंडिया। कि भारत की प्रियम्बल में हमने क्या पढ़ा था कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश होगा, तो उसको एक तरह से मेंटेन करके रख रहे हैं ये जो 4 आर्टिकल हैं। दूसरा है कि ये जो है वो लोगों के बीच में भाईचारा बढ़ाता, जो भी अलग अलग धर्म के लोग हैं उनमें ये हार्मनी बनाए रखता है, और इंडिविजुअल किसी रिलीजन का कोई भी ये प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल 25 से 28 हो गए हमारे रिलीजन से रिलेटेड। नेक्स्ट हम चलें आर्टिकल 29 और 30 की बात करें तो 29 और 30 जो है वो राइट टू माइनॉरिटीज हैं, कि जो अल्पसंख्यक हैं भारत में, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण ये बताया गया है 29 और 30 में, कि जो माइनॉरिटीज हैं, एक तो पहली बात माइनॉरिटीज या तो भाषाई आधार पे हो सकते हैं या धार्मिक। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है 29 से 30 में। अब इनको हम देखते हैं डीप में। तो आर्टिकल 29 को देखें सबसे पहले। तो आर्टिकल 19 बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ये अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। आर्टिकल 29 कहता है एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स residing in the territory of India or any part thereof having a distinct language, script or culture shall have the right to conserve the same। कि नागरिकों का कोई ऐसा ग्रुप है जो भारत के सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं, उनका कोई ऐसा ग्रुप या हम कहें कोई समूह है जिनकी खुद की कोई भाषा है, लैंग्वेज, कोई लिपि है, स्क्रिप्ट, और कोई संस्कृति है, कल्चर, इनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, इनका संरक्षण, इनको अपना संरक्षण करने का अधिकार है। कोई भी ऐसा ग्रुप है भारत की टेरिटरी रीजन में जिनकी खुद की कोई भाषा है, वो एक तो माइनर होनी चाहिए, वो भाषा, लिपि और संस्कृति, उनको उनका संरक्षण करने का पूरा अधिकार है, ये बताता है आर्टिकल 29। इसमें की पॉइंट्स की बात कर लें तो राइट टू प्रिजर्व लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, कि आपको भाषा का, लिपि का और संस्कृति का संरक्षण करने का अधिकार है। और प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ये क्या है कि इसमें यह भी कहा गया कि जो भी अपने गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेज होंगे, स्कूल या कॉलेज हैं, उनमें किसी के साथ भी, कोई भी सिटीजन है, कोई भी स्टूडेंट है, उसके साथ धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर, रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई भी उनको एडमिशन से उनको रोक नहीं सकता है, कि ये नहीं है कि ये इस रिलीजन का है तो उसको एडमिशन नहीं दिया जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो ये क्या है कि ये भेदभाव के अगेंस्ट है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, की आप में इन आधार पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो आर्टिकल 29 क्या कहता है, पहली बात तो ये कि इंडिया में सिटीजन का कोई भी एक ग्रुप है जिनकी खुद की भाषा है, लिपि है, संस्कृति है, तो उनको इसका संरक्षण करने का पूरा अधिकार है। दूसरा ये है कि स्टेट द्वारा फंडेड, राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें किसी भी सिटीजन को धर्म, मूलवंश, जाति और भाषा के आधार पर उनको प्रवेश से वंचित नहीं किया जा सकता।
तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 29। आर्टिकल 30 बताता है राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू स्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। हमने माइनॉरिटीज कितने तरीके के देखे, धार्मिक और भाषाई। हमारे संविधान में दो तरह के ही अल्पसंख्यक बताए गए हैं, एक तो धार्मिक और एक भाषाई। अल्पसंख्यक जो हैं वो अपनी भाषा, संस्कृति और लिपि के संरक्षण के लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं। शिक्षण संस्थानों की स्थापना और उनका प्रशासन या प्रबंधन जो है वो कर सकते हैं खुद। ऑल माइनॉरिटीज वेदर बेस्ड ऑन रिलीजन और लैंग्वेज, ठीक है, या तो धार्मिक आधार पे हो या भाषाई आधार पे हो, shall have the right to establish and administer educational institution of their choice। ठीक है, आर्टिकल 29 तो था कि उनको संरक्षण करने का अधिकार है। आर्टिकल 30 है कि वो इसके लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट स्टेब्लिश कर सकते हैं और उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, फ्रीडम टू सेटअप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनको शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने की आजादी है, और राइट टू एडमिनिस्टर दीज इंस्टीट्यूशन विदाउट इंटरफेरेंस, कि बिना किसी इंटरफेयर के आप उनको एडमिनिस्टर कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 क्या कहता है कि धार्मिक और भाषाई आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटीज हैं, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रबंधन खुद कर सकते हैं। ये हो गया हमारा आर्टिकल 30। अब इसमें आर्टिकल 30A जोड़ा गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। इसमें क्या कहा गया कि माइनॉरिटीज के कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं कि अल्पसंख्यकों के शिक्षण संस्थान जो उन्होंने स्थापित कर रखे हैं, अगर उनका गवर्नमेंट अधिग्रहण करती है, उनको गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, तो उनको कंपनसेशन देगी, क्षतिपूर्ति गवर्नमेंट को देनी होगी। ये आर्टिकल 30A जो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात आर्टिकल 31 और देख लेते हैं। तो आर्टिकल 31 हमारा रिलेटेड था राइट टू प्रॉपर्टी से, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार। तो आर्टिकल 31 में कहा गया था कि नो पर्सन शेल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि कोई भी पर्सन है उसको उसकी संपत्ति से आप वंचित नहीं कर सकते बिना कानून के। अगर ऐसा कोई कानून नहीं है तो आप किसी भी पर्सन को, किसी भी व्यक्ति को कानून के बिना, ये ध्यान रखिएगा, कानून के बिना उसकी संपत्ति से आप वंचित नहीं कर सकते। ठीक है, इस आर्टिकल में ये था, आर्टिकल 31 में। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जब 1951 में गवर्नमेंट आई हमारी, तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे एक्ट जो थे, जैसे कि जमींदारी प्रथा थी, टेनेंसी एक्ट लेके आई, काश्तकारी अधिनियम, तो इन सबको लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट किया, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन से आर्टिकल 31 को जो है वो संविधान से हटा दिया गया और इसको कहाँ जोड़ दिया, आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में जोड़ दिया और इसको एक लीगल राइट बना दिया। इसको क्या बना दिया, कानूनी अधिकार। आर्टिकल 31 को कानूनी अधिकार बना दिया।
तो आर्टिकल 31 में हमें इतना ही ध्यान रखना है। आर्टिकल 31 अभी तो इसको रिमूव कर दिया गया, ये किससे रिलेटेड था? संपत्ति के अधिकार से। और इसमें क्या कहा गया कि किसी भी व्यक्ति को बिना कानून के उसकी प्रॉपर्टी से आप वंचित नहीं कर सकते। और ये किससे हटाया गया? 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 से। और कहा जोड़ा गया? आर्टिकल 300A में जोड़ दिया और इसको एक लीगल राइट बना दिया है। अब इसमें भी कुछ सब आर्टिकल्स हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। आर्टिकल 31 की तो हमने बात कर ली है। आर्टिकल 31A, 31A की बात करें, 31A कहता है कि राज्य जो है वो जनहित में किसी भी निजी संपत्ति का अधिग्रहण कर सकता है। इन द पब्लिक इंटरेस्ट, स्टेट जो है वो किसी की भी पर्सनल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकता है, अधिग्रहण कर सकता है। या फिर कोई प्राइवेट बिजनेस है, कोई निजी व्यापार है, उसका नेशनलाइजेशन, उसका राष्ट्रीयकरण कर सकता है। ठीक है। और इसके बदले में गवर्नमेंट जो कंपेंसेशन देती है या जो भी क्षतिपूर्ति या मुआवजा देती है, उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कोर्ट में उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता है। तो ये है हमारा आर्टिकल 31A। आर्टिकल 31 क्या क्या कहता है कि जनहित में राज्य जो किसी की भी निजी संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है, और कोई भी प्राइवेट बिजनेस है, और निजी व्यापार है, उसको राष्ट्रीयकरण कर सकता है। और इसके बदले में गवर्नमेंट जो मुआवजा देती है उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये हो गया 31A। 31B जोड़ा गया। 31B में ये कहा कि यदि कोई एक्ट, कोई अधिनियम है, उसको 9th शेड्यूल में रख दिया, अगर उसको 9वीं अनुसूची में रख दिया है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते। यदि किसी भी अधिनियम को 9वीं अनुसूची में रख दिया तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। यह है हमारा 31B। एक है 31C। 31C जोड़ा गया। 31C में यह कहा गया कि आर्टिकल 39B और 39C, 39B एंड 39C, ये हमारे DPSP हैं। ये DPSP से रिलेटेड आर्टिकल है 39B और 39C। इनके उद्देश्यों को, ये इनमें जो ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए पार्लियामेंट यदि कोई अधिनियम पारित करती है, यदि कोई पार्लियामेंट कोई एक्ट बना रही है और उससे आपके आर्टिकल 14, 19 और 31 का उल्लंघन होता है या उनका हनन होता है, तो इस आधार पर जो है ये अधिनियम असंवैधानिक नहीं होगा और उसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो ये हो गया आर्टिकल 31। आर्टिकल 31 में मेनली आपको यही वाला जो इसका पॉइंट है यही ध्यान में रखना है। ये आपको एक्स्ट्रा जानकारी बता दी 31A, B और C। तो आज हम आर्टिकल 31 तक करेंगे। कल हम 32 से 35 तक कंप्लीट करके, ये आर्टिकल 32 भी काफी बड़ा हो जाता है, उसमें आपको रिट भी देखनी होती है। सुप्रीम कोर्ट की 5 तरीके की रिट है और आगे के 3 आर्टिकल जो हैं 32 से 35 तक, वो हम कल की क्लास में कंप्लीट करके कल फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट कर देंगे। तो आज इतना पढ़िए, आगे की क्लास में हम करेंगे बाकी के आर्टिकल्स कल। तब तक के लिए थैंक यू। इन वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना।